तो साइकिल का सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 की पावर n, 2 की पावर n। यानी कि अगर एक साइकिल चलता है 1 साइकिल में तो सिर्फ 2 जो डीएनए है वो बन पाते हैं। अगर आपके 2 साइकिल चलते हैं तो 4 डीएनए, अगर आपके 3 साइकिल चल पाते हैं तो 8 डीएनए। तो इस तरह से वो साइकिल्स जो है वो चिल्ड जो आपका इथेनॉल होता है ना उसका यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि चिल्ड इथेनॉल का जैसे यूज़ करोगे ना आप, तो जो आपका डीएनए है ना वो डीएनए एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देगा, मतलब इनसॉल्युबल हो जाएगा उसके अंदर। तो सिलेक्टिबल मार्कर्स क्या होते हैं? देखो जैसे मैंने अभी बताया, सिलेक्टिबल मार्कर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं कि जो बाकी के बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं कल्चर्स के अंदर, ठीक है, वो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो डिज़ायर फॉर्म का जो हमें जीन इंसर्ट किया था वो तो हमें देंगे नहीं वो, तो वो एक तरह से न्यूट्रेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कल्चर्स में वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमें उनको मारना है। और मारने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। हमें बताया नमस्कार आपका। आज हम नीट 2026 का जो क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं उसके टॉप 30 एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ बायोटेक्नोलॉजी में से। तो बायोटेक्नोलॉजी में से जो आपका कंटेंट, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट में, वो उसकी रेशो रहती है 4 से 5 क्वेश्चन तो आप लेके चलोगे, आपको बायोटेक्नोलॉजी से देखने को मिलते ही मिलते हैं हर बार। तो इस लेक्चर को मिस मत करना, सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके बार बार रिपीटेड होते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में से। तो आज एक एक करके उन सबको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पीसीआर में से आया हुआ है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एप्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, इफ अ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन इन द बिगनिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ पीसीआर विल बी इफेक्टेड फर्स्ट। अगर आपको पता है पीसीआर टेक्निक क्या है अगर नहीं पता तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हो ना, तो एक चीज़ जो है ना आपकी वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, वो है डीनेचुरेशन, ठीक है। अब ये डीनेचुरेशन होती क्या है और ये पीसीआर टेक्निक क्या है, अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। देखो पीसीआर टेक्निक क्या होती है? पीसीआर होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमारे पास छोटा सा डीएनए का फ्रेगमेंट रहता है, अब उस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम क्या करना चाहते हैं? एम्पलीफाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए 3 स्टेप्स आते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहला जो स्टेप आता है आपका, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है? हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को लेके जाते हैं 92 से 95 डिग्री सेल्सियस तक, अप्रॉक्सीमेट इतना ही रहता है आपका टेम्परेचर। इससे होता क्या है आपको पता है? आपके पास जो डीएनए का फ्रेगमेंट्स है वो डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। और डबल स्टैंडर्ड को पहले डीनेचर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप क्या करो? उसको तोड़ सको और इस फ्रेगमेंट को आप क्या कर सको? सेपरेट कर सको, सिंगल स्टैंडर्ड में बना सको। इसीलिए 92 से लेकर 96 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो जरूरी रहता है। और जो सेकंड वाला आता है हमारे पास, सेकंड स्टेप, वो आता है एनीलिंग का। एनीलिंग में होता क्या है? हम प्राइमर यूज़ करते हैं। अब आपको पता है डायरेक्ट आपकी जो रेप्लिकेशन है वो नहीं हो पाएगी, सबसे पहले प्राइमर आएगा, ठीक है। प्राइमर छोटा सा स्ट्रेच बना के देगा आपको 18 से 20, ठीक है, बेस पेयर्स का। क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट आपका जो पॉलीमरेज इंजाइम है, टैग पॉलीमरेज इस केसेस में, वो डायरेक्टली आपका सिंथेसाइज नहीं करता स्ट्रैंड को। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास 3 प्राइम OH एक्सपोज नहीं होता। तो पॉलीमरेज यानी कि प्राइमर्स जो हैं वो क्या करते हैं? 3 प्राइम OH जो होता है उसको एक्सपोज कर देते हैं, जिसके बाद जो आपका टैग पॉलीमरेज है वो आराम से क्या कर सकता है? यहाँ से एक्सटेंशन कर सकता है। तो 3 स्टेप्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पीसीआर में। पहला स्टेप आता है आपका, पहला स्टेप वो स्टेप है जिसमें डीएनए को क्या किया जाता है? डीनेचर किया जाता है, ठीक है। 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देके उसको तोड़ा जाएगा। तोड़ने के बाद प्राइमर का यूज़ किया जाएगा यहाँ से, ठीक है। और प्राइमर 18 से 20 बेस पेयर बना के दे देगा आपको। और उसके बाद आपका पॉलीमरेज जो है, यहाँ पे इस केसेस में आपका टैग पॉलीमरेज काम में लाते हैं हम। वो एंजाइम क्या करता है? यहाँ से इसको सिंथेसाइज करता है और एक दो जो नए वाले जो स्ट्रैंड है हमारे पास वो आ जाते हैं। अब इसमें साइकिल चलते हैं और साइकिल का जो फॉर्मूला है वो भी नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि 2 साइकिल में, 3 साइकिल में कितने आपके बनते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डीएनए बनते हैं। तो साइकिल का सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 की पावर n, 2 की पावर n। यानी कि अगर एक साइकिल चलता है 1 साइकिल में तो सिर्फ 2 जो डीएनए है वो बन पाते हैं। अगर आपके 2 साइकिल चलते हैं तो 4 डीएनए, अगर आपके 3 साइकिल चल पाते हैं तो 8 डीएनए। तो इस तरह से वो साइकिल्स जो हैं वो आपको फॉर्मूला याद रखना है, मैथमेटिकल वाला भी, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। क्लियर हुआ इतना सा? कौन कौन सी चीज़ें चाहिए पीसीआर्स के लिए जो आपके पास होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए? डीएनए का सैंपल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी प्राइमर होना चाहिए। तीसरा आपके पास डीएनटीपीस होने चाहिए, ठीक है। और टैग पॉलीमरेज होना चाहिए। टैग पॉलीमरेज आपका लिया जाता है बैक्टीरिया में से, ठीक है। एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जो आपका हाई टेम्परेचर पे भी ग्रो कर जाता है,
जिसको बोलते हैं हम थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, उसमें से लिया जाता है आपका टैक पॉलीमरेज, ठीक है। इसका भी रीज़न है क्यों लिया जाता है, क्योंकि ताकि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे चलना है ये। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, टेम्परेचर कितना चाहिए, स्टार्टिंग में डीनेचुरेशन के लिए 95 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, और उसके बाद जब अनीलिंग होगी उसमें भी टेम्परेचर कितना चाहिए, 55 डिग्री सेल्सियस का, और फिर उसके बाद आपका एक्सटेंशन होगा तो टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस का। तो टेम्परेचर का खेल है, टेम्परेचर के हिसाब से ही आपका यहाँ पे जो टैग पॉलीमरेज है वो यूज़ किया जाता है, ताकि बाकी वाले जो आपके एंजाइम्स हैं वो इतने सारे मतलब इतने हार्श टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते, इसीलिए उनका यूज़ करना एक तरह से बोल सकते हो बेकार ही है, व्यर्थ ही है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, इन पीबीआर 322 क्लोनिंग इन पीबीआर 322 क्लोनिंग वेक्टर व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल ऑफ द रोप सीक्वेंस, ठीक है। अब पीबीआर 322 क्या है, ये वेक्टर होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से ले गया पीबीआर 322। पी जो है वो स्टैंड्स कर रहा है प्लाज्मिड को, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा जो डीएनए आपका प्रेजेंट रहता है लूप में बैक्टीरिया के अंदर, वो प्लाज्मिड रहता है। बी और आर जो है यहाँ पे ये साइंटिस्ट के नाम को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, बॉयर और रॉडरिज, ठीक है। और 322 जो है वो इनका एक्सपेरिमेंट नंबर है, ठीक। तो ये आपका प्लाज्मिड है, वेक्टर है ये। इसमें आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से होता है, और इसमें बहुत सारे आपके मार्कर्स रहते हैं, आपके साइट्स रहते हैं, रिकॉग्निशन साइट्स रहते हैं, उसमें सीक्वेंसेस रहती है, ओरिजिन रहता है, ओआरआई रहता है, उसमें एक रोप सीक्वेंसेस होती है। रोप सीक्वेंसेस मतलब रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। तो इसका प्राइमरली काम क्या होता है रोप सीक्वेंसेस का, कि जो रेप्लिकेशन हो रही है ना, तो रेप्लिकेशन को रोकना, रिप्रेस करना उसको। तो यहाँ पे आप देखोगे रेप्लिकेशन कहाँ पे आपको शो हो रही है, हाँ थर्ड आपका जो ऑप्शन है उसमें एक कोर्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। तो यही ऑप्शन जो है इसमें आपका सही है, ठीक है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो ये आपका आ गया PBr 322 प्लाज्मिड, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हो ये आपका ओरिजिन है, ORI है, ठीक है। यहाँ से आपका रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है, ओरिजिन। ये आपकी सीक्वेंस है रोप सीक्वेंसेस, ठीक है। रिप्रेस करती है जो प्राइमर्स को लगने नहीं देती, उसको रोक देती है, जिसकी वजह से अगर प्राइमर नहीं आएगा तो रेप्लिकेशन जो है वो नहीं होगी। तो कॉपीज जो है आपके क्लासमेट्स की जो कॉपीज हैं वो क्या हो जाएंगी, लिमिट्स हो जाएंगी। तो इट लिमिट्स द, ब्रेक लगा देता है कॉपीज के ऊपर, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ये आपकी सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, टेट आर और एम्प आर, ये आपके PBr 322 में दिखाई देते हैं, ठीक है। टेट आर का अगर आप देखो तो ये आपका टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस आर यहाँ पे जो शो कर रहा है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एम्पिसिलिन है और जो आर है ये आपका रेजिस्टेंस शो कर रहा है। मतलब ये सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं जो एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट होते हैं। अगर आप टेट्रासाइक्लिन या फिर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का यहाँ पे यूज़ करते हो ना, तो इस प्लाज्मिड्स को कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है, उन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है। इसमें देखो दो चीज़ें आपको दिखती है, BAM-H1 और आपका PCT1। ये भी आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके AMPR में PST1 होता है और वहाँ पे BM-H1 आपका टेट आर सीक्वेंस के टेट आर जो आपका सिलेक्टेबल मार्कर्स है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो देख रहे हो आप, ये है आपका E. coli R1, ठीक है। इशेरिया कोलाई आपका जो R स्ट्रेन है इसका, और इसका फर्स्ट जो एंजाइम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाइडली आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये आपका आप बोल सकते हो ये आपका एज अ मॉलिक्यूलर सीजर में यूज़ किया जाता है। हम आगे देखेंगे कि मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, जिसको आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं, और उनका क्या रोल है RDNA में। ये सारा आप आगे स्लाइड्स में अगर कहीं क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन जेल इलेक्ट्रोफ्रोसिस सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइज विद द हेल्प ऑफ, एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफ्रोसिस, ठीक है। इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि DNA को रन किया जाता है। अब DNA विजिबल कैसे होगा, तो याद रखना इथीडियम ब्रोमाइड इन UV रेडिएशन, इथीडियम ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के नीचे ऑरेंज कलर्स के पैटर्न बनते हैं, वहाँ पे आपको विजिबल होता है DNA के फ्रेगमेंट्स, ठीक है। एसिटोग्रामिन ये जो है आपका, ये आपका माइक्रोस्कोपी जो होती है आपकी क्रोमोसोम्स की, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इंफ्रारेड का यूज़ नहीं करते, UV रेज का यूज़ करते हैं। इथीडियम ब्रोमाइड तो होता है, ये भी आपका माइक्रोस्कोपी जो होती है आपके क्रोमोसोम्स की, वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं इसकी। तो ये आपका आ गया जेल इलेक्ट्रोफ्रोसिस, ठीक है। अब देखो जेल इलेक्ट्रोफ्रोसिस क्या है,
यहाँ पे आपके टर्मिनल्स रहते हैं, ठीक है। एक आपका नेगेटिव वाला जिसको हम बोलते हैं कैथोड, और एक आपका पॉजिटिव वाला जिसको एनोड। तो डीएनए को यहाँ से रन करवाया जाता है इस सेक्शन से। अब आपको पता है डीएनए जो होते हैं उसके ऊपर जो चार्ज रहता है वो कैसा रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। अब डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि किस तरफ भागे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागे, ठीक है। तो वो एनोड की तरफ मूव करता है डीएनए, ठीक है। अब जब वो एनोड की तरफ मूव करता है तो उसमें भी जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं उसमें जो साइज होता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जो स्मॉल साइज के डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं। अगर वो फास्ट मूव करेंगे तो वो दूर तक चले जाते हैं आपके, ठीक है। और वहीं पे जो स्मॉल आपके लार्ज आपके फ्रेगमेंट्स रहते हैं, ठीक है, डीएनए के, वो स्लो मूव करते हैं। और जब वो स्लो मूव करते हैं तो वो दूर तक नहीं जा पाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना कि आपके जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, वही आपके दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में, ठीक है। असर्शन ले लेते हैं, इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद इन अ कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेसिस। ये लैग से आया हुआ है, बीटा गैलेक्टोसाइडेसिस, लैग जेड से, ठीक है। रिजल्ट इन अ कलरलेस कॉलोनीज। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड अंडरगो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द लैग जेड जीन फॉलिंग इनटू द लैग जेड जीन फॉलिंग टू प्रोड्यूस द एक्टिव एंजाइम। तो दोनों देखो, चाहे वो असर्शन हो चाहे वो आपका रीजन हो, दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो यहाँ पे बोथ जो है वो करेक्ट है। ये क्या कंसेप्ट है, ठीक है, इसको समझते हैं जरा। देखो ये आ गया आपके पास, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये हमारे पास प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है। और जब हम इसके अंदर फॉरेन डीएनए, ये जो है आपका, ये फॉरेन डीएनए है, ठीक है। ये जो है आपके पास, ये आपका फॉरेन डीएनए है, ये, ठीक है। ये वाली कंडीशन देखो, जब आप फॉरेन डीएनए इसके अंदर इंसर्ट नहीं करते हो, जब आप इस जो आपका लैग जेड वाला जीन है इसके अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं करते हो, तो क्या होता है, आपका लैग जेड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेसिस जो है वो बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेसिस बनेगा, तो ये क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेसिस जो एक्स गैल है इसको तोड़ता है। अब जब इसको तोड़ेगा, तोड़ने के बाद इसके बाद जो एंजाइम आएगा, ठीक है, जो इसका प्रोटीन बनेगा, ठीक है, वो क्या फॉर्मेशन करता है, ब्लू कॉलोनीज का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये ब्लू कॉलोनीज बनती है। ये तब की बात है जब इसमें क्या नहीं होता, आपका ये नहीं होता, आपका जो फॉरेन डीएनए है ये हमने इंसर्ट नहीं किया है। किसके अंदर इंसर्ट नहीं किया है, इस लैग जेड जो जीन है इसके अंदर इंसर्ट नहीं किया। सेकंड वाला केस देख लो, अब इसमें इंसर्ट किया है लेकिन ये थोड़ा बाहर है, इसके अंदर नहीं है, तब भी आपका ब्लू कलर बनेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, फिर से वही ट्रेंड लगेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेसिस बनेगा, वो क्या करेगा, एक्स गैल को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद आपका ब्लू कॉलोनीज बना देगा। लेकिन जब आप क्या करते हो, इसके अंदर इंसर्ट कर देते हो तो वो ये आरडीएनए बना देता है, जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेसिस जो है ये नहीं बनता। अगर ये नहीं बनेगा तो ये भी टूटेगा नहीं, और ये टूटेगा नहीं तो वो कॉलोनीज कैसे रहती है, व्हाइट कॉलोनीज रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ पैचेस में आपको क्या दिख रहा है, व्हाइट दिख रहे हैं ना। तो ये व्हाइट वाले जो पैचेस बने हुए हैं ये वही पैचेस हैं जहाँ पे आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेसिस जो है वो एक्सप्रेस नहीं हुआ है, ठीक है। लैग जेड जो है जीन वो आपका एक्सप्रेस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वो आरडीएनए हो गया, उसके अंदर आपने कुछ इंसर्ट कर लिया फॉरेन डीएनए, जिसकी वजह से वो अपना रोल जो है वो अच्छी तरह से निभा नहीं रहा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड एक्सप्रेस द प्रोटीन बिफोर द मार्केटिंग इज कॉल्ड, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, हमें पता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, डिज़ायर टाइप्स का जो हमें चाहिए रिजल्ट, उसको हम क्या करते हैं, जीन को इंसर्ट कर देते हैं किसी भी वेक्टर्स में, और वेक्टर्स को इंसर्ट कर देते हैं जहाँ पे हमें वो रिजल्ट चाहिए। जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया, फिर उन सारे बैक्टीरियाज को हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, ठीक है, खिलाते हैं पिलाते हैं, बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स में उनका क्या करते हैं, हम पालन पोषण करते हैं। और जब हमारे डिज़ायर प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, सेपरेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, और फिर जाके हम मार्केटिंग में उसका प्रोसेस कर देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा आता है आपका जब हम उसको खिला पिला रहे होते हैं, ठीक है, बायोरिएक्टर्स के अंदर उसकी देखभाल कर रहे होते हैं, उसका स्टेरलाइजेशन कर रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। लेकिन जब हम उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, वो जो चीज़ है, जब हम उसको उसके रिजल्ट को प्यूरिफाई कर रहे होते हैं, जैसे बड़े बड़े टेक्निक आ गए, सेपरेशन, फिल्ट्रेशन या फिर आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, उससे हम उसको साफ सफाई कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आया उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, ठीक है, और रिजल्ट को आगे जाके फॉर्मुलेशन करके प्रोसेस करके मार्केटिंग में भेज रहे हैं, तो वो सारा का सारा आपका किसके अंदर आ जाता है, डाउन स्ट्रीम के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सेपरेशन किया जा रहा है, प्यूरिफिकेशन किया जा रहा है, तो इसमें आपका अपस्ट्रीम तो नहीं आएगा,
इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, डाउन स्ट्रीम आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। और बायो प्रोसेसिंग क्या होता है, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग का, उसी को हम बायो प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये, मुश्किल नहीं है। इसका आंसर रहेगा आपका डाउन स्ट्रीमिंग। यहाँ पे देख लो, हाँ ये देख लो, अप स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, आप देख पाओगे यहाँ पे। ये जो प्रोसेस है आपका फर्मेंटेशन तक, इतने तक, ये सारा का सारा आपका किसके अंदर आ जाता है, ये सारा का सारा प्रोसेस आ जाता है अप स्ट्रीमिंग के अंदर। ठीक है, और उसके बाद जब आप क्या करते हो, उसकी सेपरेशन करते हो, प्यूरिफिकेशन करते हो। ठीक है, और ये सारा का सारा आपका प्रोसेस आ जाता है डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोलिस्टिक, यानी कि जीन गन्स। देखो जीन गन्स का भी यूज करते हैं हम। माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन्स आर कोटेड विद डीएनए, बिल्कुल जीन गन में यही होता है। हम क्या करते हैं, डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को मिक्सअप करते हैं किसके साथ, गोल्ड और टंगस्टन के जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ। तो पहला जो रीज़न को इसका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल वैलिड है। इट इज़ द प्राइमरी मेथड यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एनिमल सेल। देखो बायोलिस्टिक का यूज़ हम एनिमल सेल्स में नहीं करते, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम प्लांट सेल में। क्यों करते हैं प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी, आप बोल सकते हो मतलब हाईली प्रोटेक्टिव होती है रेदर देन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, तो उसमें माइक्रो इंजेक्शन से भी काम चल पड़ता है। लेकिन जीन गन का काम होता है कि जो हाईली प्रोटेक्टिव लेयर है जैसे सेल वॉल है, तो वहाँ से पास ऑन करना किसको, हमारा डीएनए को, वो चैलेंज होता है। तो इसलिए ये जो चीज़ लिखी है ना कि एनिमल सेल में इसका प्राइमरली यूज़ होता है, तो ये कुछ हद तक इसको गलत बना देती है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा, वन इज़ करेक्ट एंड द सेकेंड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, यही इसका क्या है, आंसर है। अब थोड़ा सा डिटेल्स में अगर देखना चाहते हो आप इसको देख सकते हो टेक्निक को। देखो क्या होता है कि हम प्लांट्स में डीएनए और गोल्ड पार्टिकल्स जो हैं उनको मिक्सअप कर देते हैं फ्रेगमेंट्स में। जो डीएनए हम वही लेंगे जो हमारा डिज़ायर फॉर्म का जीन होगा, जिसमें उस फ्रेगमेंट्स को लेंगे और उसके बाद उसको क्या करते हैं, हाई प्रेशर गैस का यूज़ करके, जैसे हीलियम हो गया, उसका यूज़ करके सीधा डायरेक्टली आपके सेल्स के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड आपका साइटोप्लाज्म में रहेगा और जो डीएनए है वो डायरेक्टली आपका इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, इंटीग्रेटेड हो जाता है किसके, होस्ट के जो जीनोम है उसके अंदर। ठीक है, अब जो हमने चीज़ भेजी होगी वो चीज़ हमारे ही काम की होगी, तभी हमने उसमें उसका यूज़ करके भेजी हुई है। तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं वो इसी मेथड से हम बना सकते हैं। ठीक है, जीन गन्स का यूज़ करके। तो ये टेक्निक है, इसमें कुछ फालतू है नहीं। प्लांट्स में मेनली ये यूज़ होता है, ना कि एनिमल्स में यूज़ होता है। इन रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द टर्म वेक्टर रेफर्स टू, अगर हम रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो वेक्टर्स किसको कहते हैं। देखो वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं कि जैसे आपके कैरियर्स होते हैं, गाड़ियाँ क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जाती हैं, तो वेक्टर्स भी ऐसे ही काम करते हैं। वेक्टर्स मतलब जो हमारे काम की चीज़ यहाँ से वहाँ आपके प्रोवाइड करते हैं, वो वेक्टर्स होंगे। अ प्लाज्मिड दैट ट्रांसफर फॉरेन डीएनए इनटू लिविंग सेल्स एंड एंजाइम दैट कट डीएनए। देखो ये यही होता है जो पहला स्टेटमेंट था। एक प्लाज्मिड जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है फॉरेन डीएनए को इनटू द लिविंग सेल्स, उसको हम वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो कट करता है डीएनए को, इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। और उसके बाद क्या बनता है, स्टिकी एंड्स बनते हैं। ठीक है, अ सेल दैट रिसीव द फॉरेन डीएनए, ये तो होस्ट सेल आ गया आपका, क्लियर हुआ। तो वेक्टर्स क्या होगा, ऐसा प्लाज्मिड जो क्या करता हो, फॉरेन डीएनए को ले जाता हो लिविंग सेल्स के अंदर, वो आपका वेक्टर होता है। ठीक है, ये देख लो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का सिंपल सा मेथड है। आपके पास फॉरेन डीएनए है और प्लाज्मिड है, इन दोनों को क्या करेंगे, एजिटेट करने के बाद मिक्सअप कर देंगे और हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट क्या आएगा, आरडीएनए। और इस आरडीएनए को हम इंसर्ट कर देते हैं लिविंग सेल के पास, जहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, और वेक्टर की आप एग्जांपल देखनी है तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होता है हमारा वो आ गया आपका PBR 322। ठीक है, ये वेक्टर यूज़ होता है। और भी हैं जैसे लैम्डा हो गया, ठीक है, बैक्टीरियोफाजस वगैरह, लैम्डोफाजस, और भी बहुत सारे हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नोमेनक्लेचर, अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नोमेनक्लेचर की बात करें, द नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 द रोमन न्यूमरल 1 इंडिकेट्स, क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो ई स्टैंड कर रहा है वो इसके जीनस को कर रहा है। जो इशेशरिया होता है ना, इशेशरिया वो जीनस है बैक्टीरिया का, और CO जो है
वो स्पीसीज को कर रहा है। CO जो है वो किसको कर रहा है, स्पीसीज को कर रहा है, इशेरिया कोलाई, एक ऐसा बैक्टीरिया जो हमारी आंतों में भी होता है, ठीक है। R जो है ये स्ट्रेन को कर रहा है, स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन, ठीक है, R स्ट्रेन। और जो नंबरिंग होती है वो कौन से इंजाइम का है, उस नंबर को कर रहा है, विच इंजाइम्स, ठीक है। द ऑर्डर विच इंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज द रोमन नंबर, ठीक है। कौन से इन नंबर का वो इंजाइम था उस स्ट्रेन्स में, वो था आपका। अगर हम बात करते हैं एक और सेकंड की, तो ये R स्ट्रेन का सेकंड नंबर है। और हम बात करते हैं इको R थर्ड, तो ये R स्ट्रेन का थर्ड नंबर है, ठीक है। इस तरह से बहुत और भी हैं, बहुत सारे, जैसे बैम हो गया आपका, ठीक है, और आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, हिंड हो गया, तो 3 हो गया। यहाँ पे ये D स्ट्रेन की बात कर रहे हैं और तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आपका बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। R स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, I की बात कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में आ जाते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा है, द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, वही इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अब बनाने की कोशिश करो, आई होप अपने कर लिया होगा। देखो काइटिनेज क्या करता है, ये सारे के सारे एंजाइम हैं, काइटिनेज काइटिन को तोड़ेगा। तो काइटिन किसकी सेल वॉल के अंदर होता है, फंगल की सेल वॉल के अंदर आपका काइटिन मौजूद होता है, जो कि काफ़ी ठोस सब्सटेंस है, ठीक है। दूसरा आता है आपका एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, जो टर्मिनल्स होते हैं ना, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के, उसको रिमूव करता है, रिमूव्स द टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड, जो साइड साइड पे लगे रहते हैं ना न्यूक्लियोटाइड आपके, ठीक है, नाइट्रोजन आपके बेसेस जो हैं उसको रिमूव कर देगा। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, डीएनए लाइगेज क्या करते हैं, जोड़ने का काम करेगा कहीं पे, हाँ, ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स। और सेलुलेज क्या करेगा, सेलुलोज को तोड़ेगा, और सेलुलोज प्लांट सेल वॉल में होता है, तो इट ब्रेक्स द सेलुलोज। आई बात समझ में। काइटिनेज फंगल सेल वॉल को के अंदर जो काइटिन होता है उसको तोड़ने का काम करता है, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव द टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए लाइगेजेस जो आपका ज्वाइन करेगा डीएनए फ्रेगमेंट्स को, सेलुलेज क्या करेगा, सेलुलोज जो प्लांट सेल होता है उसकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है उसको तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। आई बात समझ में इतनी सी। In the process of DNA isolation, the addition of chilled ethanol precipitates out, ठीक है। जब हम डीएनए आइसोलेशन करते हैं तो डीएनए को कैसे निकाला जाता है, ठीक है, सबसे पहले हीट शॉक करके, ठीक है। आप बोल सकते हो कि जो हमारा सेल वॉल है, एनिमल सेल है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको तोड़ा जाएगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ा जाएगा, उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको भी तोड़ा जाएगा, कुछ प्रोटीनेसेस का यूज़ करके, ठीक है, कुछ आपके लिपेसेस का यूज़ करके, एंजाइम का यूज़ किया जाएगा मेनली। और यहाँ पे जो आपका डीएनए होता है, आपको पता है डीएनए की रैपिंग हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी, डीएनए पैकेजिंग में भी हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीजेस का यूज़ किया जाएगा उन हिस्टोन्स को निकालने के लिए। और इतना सब करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद प्यूरीफाई करने के लिए चिल्ड जो आपका इथेनॉल होता है ना उसका यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि चिल्ड इथेनॉल का जैसे यूज़ करोगे ना आप, तो जो आपका डीएनए है ना, वो डीएनए एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देगा, मतलब इनसॉल्युबल हो जाएगा उसके अंदर, तो उसको बाद में हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, कहाँ से, आपके डिजायर्ड टाइप ऑफ सेल से, ठीक है, जो आप चाहते हो। तो प्यूरीफाई करने के लिए, प्यूरीफाइड डीएनए करने के लिए हम क्या करते हैं, चिल्ड इथेनॉल का यूज़ करते हैं, ये याद रखना। वेक्टर अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज डिसएडवांटेजेस फॉर द क्लोनिंग वेक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन और एप्लीकेशन, ये तो नहीं है। प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स, ये तो नहीं है, ये तो एडवांटेजेस में ही है। हाई कॉपी नंबर, ये भी हमारे एडवांटेजेस में ही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉपीज़ होंगी उतने ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा। प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स, क्योंकि मार्कर्स अगर सिलेक्टेबल हैं हमारे पास, तो हम उन बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर सकते हैं जो हमारे काम के नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर ही अपना जो डिज़ायर फॉर्म का, डिज़ायर टाइप का जीन अगर इंसर्ट किया है, तो जो कॉलोनीज बनेगी वो सिलेक्टेबल मार्कर्स की बननी चाहिए। अगर फालतू का कोई बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर गया है तो वो हमारे काम का नहीं है, तो हम एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो है वो सारा का सारा मर सकता है, सिर्फ हमारे बैक्टीरिया बचेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे बैक्टीरिया में तो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट, ये कहीं तक हम मान सकते हैं कि ये हमारे लिए सिर्फ एक टाइम वेस्ट की तरह है। मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट्स होंगी तो मल्टीपल हमारे पास कट्स आ जाएंगे, और इतने सारे कट्स होंगे तो हम उसकी लाइगेशन ये प्रोसेस करते में थोड़ा सा लंबा समय चल जाएगा, जो कि हमारे काम का नहीं है, तो कुछ हद तक मुझे लगता है यही इसका डिसएडवांटेजेस है।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर, देखो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था पीसीआर को, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यही था, कोशिश करो इसको ठीक करने की। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है कि 90 से लेकर 95 डिग्री टेम्परेचर देके डीएनए को क्या करना, डीनेचर करना, उसको तोड़ना। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, उसको खींच के आप सिंगल स्टैंडर्ड में ले आओ। फिर टेम्परेचर को थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया जाता है, 50 से लेकर 60 या 65 के आसपास टेम्परेचर रखा जाता है, जिसमें होता क्या है, अनीलिंग होती है। अनीलिंग में होगा प्राइमर आएगा, प्राइमर क्या करेगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स 18 से 20 बेस पेयर्स के वो बनाएगा, ताकि 3 प्राइम OH जो है वो मिल सके किसको, पॉलीमरेज को। तो सेकंड स्टेप आएगा अनीलिंग का। और थर्ड स्टेप रहता है आपका एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन में होता क्या है कि टैग पॉलीमरेज जो है वो DNTPs का यूज़ कर करके उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो टेम्पलेट होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री लगाता जाएगा और एक्सटेंड करता जाएगा उसको, डीएनए को कैसा बना देगा, डबल स्टैंडर्ड बना देगा। तो इस तरह से बहुत सारी कॉपीज़ जो है वो आप बना सकते हो छोटे से फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए की, ठीक है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है यही आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें। क्लियर हुआ? To make a bacterial cell competent to take up the DNA, it is treated with a specific concentration of the divalent cation such as, अगर आपको कम्पिटेटिव बनाना है, ठीक है, ताकि वो आप डीएनए जो है उसको ले सके, तो आपको क्या करना है, सेल को अगर कम्पिटेंट बनाना है तो आपको यूज़ करना पड़ता है कैल्शियम आयंस का, कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं हम। इसमें जो कैल्शियम है इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज का होना बहुत जरूरी है, पहली बात ये। दूसरा जो आपकी मेम्ब्रेन रहती है, मेम्ब्रेन के ऊपर भी आपका नेगेटिव चार्ज रहता है नीचे ऊपर, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर आपको उस मेम्ब्रेन को पार करके जाना है तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो ऑलरेडी कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो इसीलिए आप पॉजिटिव का भी यूज़ कर सकते हो, तो आराम से वो चीज़ जो है वो पास आउट हो जाएगी, और वो जो आपका बैक्टीरियल सेल है वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा कि वो क्या कर सके, डीएनए को अपने अंदर ले सके, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम जो 2 पॉजिटिव आपका आयंस है उसका यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। Which of the following is commonly used as a vector for introducing DNA fragment into human cells? देखो ह्यूमन सेल्स के अंदर कौन सा वेक्टर जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो ह्यूमन सेल्स हैं उसके अंदर जो वेक्टर यूज़ किया जाता है आपका वो होता है आपका रेट्रोवायरस, ठीक है। TI प्लाज्मिड जो होता है ये प्लांट्स के अंदर यूज़ किया जाएगा। लैम्डाफाजस और PBR ये आपके बैक्टीरिया के लिए होते हैं, और रेट्रोवायरस जो है वो आपका एनिमल सेल्स के अंदर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। रेट्रोवायरस क्या होते हैं, रेट्रोवायरस क्या करते हैं कि आरएनए में से डीएनए बनाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करते हैं, आरएनए से डीएनए बनाएंगे, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड से ये क्या करेंगे, डबल स्टैंडर्ड बना देंगे, डीएनए बना देंगे, ठीक है। हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। और आपको पता होगा एक एडीए जीन करके आता है, आपके एकेडमिक में भी था ये, SCID करके एक बीमारी आती है जिसको हम बोलते हैं सीवियर कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी, आपका रहता है ये सीवियर कंबाइंड SCID, सीवियर कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी। इसमें होता क्या है कि जो बच्चा होता है उसका पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। क्यों वीक हो जाता है? क्योंकि टी सेल जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। टी सेल को काम करने के लिए चाहिए एडीए जीन, ठीक है, और उसके पास वो एडीए जीन नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इसी एडीए जीन को क्या करते हैं, एक आप बोल सकते हो इनएक्टिव फॉर्म में जो आपका ये वायरस रहेगा, आपका रेट्रोवायरस रहेगा, उसके अंदर जीन के अंदर उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और आपको पता है वायरस किसको डैमेज करता है, आपके टी सेल्स को, लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। तो जैसे वो लिम्फोसाइट्स को आपके एनकाउंटर करेगा तो वहाँ से वो जीन जो है वो वायरस के जो जीनोम होता है उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, और जैसे वो वायरस क्या करेगा, टी सेल में इंसर्ट करेगा अपना जीनोम, तो उसके पास एडीए जो जीन जो वायरस के अंदर था वो भी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको इतना तो पता होगा कि वायरस करते क्या है। बेसिकली वायरस मान लो कि ये है, ठीक है, और वायरस के पास होता क्या है, खाली उसका जीनोम होता है, ये मान लो उसका जीनोम है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसके जीनोम के अंदर ये अपना डिजायर्ड फॉर्म का जो एडीए जीन है वो डाला हुआ है। अब जब मान लो कि ये टी सेल के ऊपर क्या कर रहा है, अपना जीनोम डाल रहा है, तो जैसे ये टी सेल के अंदर अपना जीनोम डालेगा ऐसे करके, तो आपको पता है इस जीनोम के साथ हमारा जो डिजायर फॉर्म का एडीए जीन है वो भी टी सेल के अंदर आ जाएगा।
और यही तो हम चाहते थे कि 30 साल के अंदर उसका जीन पहुंच जाए, और जैसे 30 साल के पास उसका एडीए जीन पहुंच जाएगा तो जो बीमारी थी SCID उसको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि टी साइट जो है वो फिर से वर्क करना, टी सेल जो है अपने पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा, और जो आपका वीक इम्यून सिस्टम होगा वो भी कैसा हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। हालांकि ये आपको बार बार करवाना पड़ता है, ये टेम्पररी आप बोल सकते हो कि ये टेक्निक है जीन थेरेपी की। लेकिन अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हो तो आपको स्टेम सेल जो होता है उसके अंदर इसको इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेम सेल्स के अंदर अगर ये इंसर्ट हो गए तो स्टेम सेल्स क्या करते हैं, बार बार अपने आप को भी जनरेट करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से आपको बार बार जो है ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करना नहीं पड़ेगा, एक बार करोगे तो बार बार होता जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका आएगा रेट्रोवायरस। PCR मैथमेटिक्स आगे फिर से देखो, ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान में रखना। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कभी भी साइकिल की बात करें तो ये फॉर्मूला याद रखना, 2n। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ PCR रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 बिलियन ऑफ कॉपीज। देखो 1 बिलियन कॉपीज़ के लिए आपको 1 बिलियन साइकिल्स तो चाहिए नहीं, ये तो पहले डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। अगर आप 10 साइकिल रखते हो ऊपर इसके तो आपको पता है कितनी कॉपीज़ बन जाएंगी, अप्रॉक्सीमेटली 124 इतने बन जाएगी मेरे हिसाब से। तो 100 साइकिल तो होंगे नहीं, 30 साइकिल बचा, तो 2 की पावर 30 करोगे तो आई होप इससे आपका 1 बिलियन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 30 साइकिल्स। कर लेना इसको सॉल्व, आपको पता चल जाएगा। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, देखो जैसे मैंने अभी बताया, सिलेक्टेबल मार्कर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं कि जो बाकी के बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं कल्चर्स के अंदर, ठीक है, वो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो डिज़ायर फॉर्म का जो हमें जीन इंसर्ट किया था वो तो हमें देंगे नहीं वो, तो वो एक तरह से न्यूट्रेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कल्चर्स में वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमें उनको मारना है। और मारने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। हमें पता है एंटीबायोटिक काम करती है बैक्टीरिया को मारने के लिए, लेकिन उसमें हमारे बैक्टीरिया नहीं मरते जो हमने खुद से कल्चर किए हैं। क्यों, इसका रीज़न है सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, AMPR, एम्पिसिलिन और TET-R टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये दोनों एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका असर इनके ऊपर नहीं होता, तो इसका आसान सा आंसर हो जाएगा। सिलेक्टेबल मार्कर मार्कर जीन ऑन द क्रोमोसोम फॉर आइसोलेशन, ऐसा नहीं है, ठीक है। हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ बिल्कुल सेकंड जो ऑप्शन है यही सही है, ठीक है। जिसके अंदर हमने ट्रांसफर किया था अपना जीन उसको पहचानना, और जिसके अंदर नहीं है उसको भी पहचान के आप क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो कि कौन सा हमारा बैक्टीरिया है और कौन सा हमारा बैक्टीरिया नहीं है। आप सीधा एंटीबायोटिक का यूज़ करो, बाकी के जो बैक्टीरिया होंगे वो कल्चर में मर जाएंगे, सिर्फ आपके जो बैक्टीरिया होंगे जिसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं वही बचेंगे, ठीक है। A continuous culture system produce a large biomass leading to high yield of desired protein। कंटिन्यूस वो होता है जिसमें वो प्रोसेस जो है वो रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है, मतलब न्यूट्रिएंट की सप्लाई जो है कल्चर में लगातार हो रही है, आगे जो प्रोसेस है वो प्रोडक्शन उसकी लगातार चलते जा रही है, तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आपको कंटिन्यूस प्रोसेस रखना है तो उसमें आपको सिस्टम जो है वो पूरा लगातार यूज़ करते रहना है। द सेल्स आर मेंटेन इन देयर फिजियोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव लॉग एक्सपोनेंशियल फेस, हाँ दोनों सही है, ठीक है। सेल को भी एक्टिव रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ आर करेक्ट आ जाएंगे आपके। What is the criteria for DNA fragments movement on the agarose gel during the gel electrophoresis? हमने पीछे देखा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में, जिसमें हमने देखा था उसमें दो आपके रहते हैं, एक रहता है आपका नेगेटिव और एक आपका रहता है पॉजिटिव। नेगेटिव वाले को बोलते हैं कैथोड और पॉजिटिव वाले को बोलते हैं एनोड, ठीक है। नेगेटिव वाले पे आपको रन करवाया जाता है डीएनए के सारे फ्रेगमेंट्स यहाँ पे। अब डीएनए नेगेटिव चार्ज के होते हैं तो वो नेगेटिव पे खड़े होंगे नहीं, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी मूवमेंट डिपेंड होती है साइज के ऊपर, जो लार्ज साइज के होंगे वो धीरे धीरे मूव करेंगे, स्लो मूव करेंगे, और जो आपके छोटे साइज के होंगे यानी स्मॉल साइज के होंगे वो थोड़े फास्ट मूव करेंगे और दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रही है, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। बिल्कुल, अगर छोटे साइज का होगा तो वो जल्दी मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज फ्रेगमेंट्स मूव फार्दर एंड्स, ऐसा नहीं है। नेगेटिव चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, ऐसा भी नहीं है। लार्जर फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव्स, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। Restriction endonucleases echo R1 cuts the DNA strand specifically between which two bases of recognition sequences। देखो हमारे पास मॉलिक्यूल सीजर्स होते हैं, जैसे बैम R3 हो गया आपका, HIND3 हो गया आपका, या फिर इको R1 हो गया आपका, ऐसे बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं। इको R2 हो गया, 3 हो गया, बहुत सारे हैं। अब इनका कट करने का जो तरीका है ना वो सबका क्या है, आप बोल सकते हो सेम ही है,
कुछ स्टिकी एंड्स बनाते हैं, कुछ स्टिकी एंड्स नहीं बनाते, ब्लड एंड बनाते हैं। लेकिन जो रिकॉग्निशन होती है इनकी, डीएनए को ढूंढना, सीक्वेंसेस को ढूंढना, वो सबका सेम ही होता है। यानी ये पैलीड्रोमिक जो सीक्वेंसेस होती है ना आपकी, पैलीड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं जो आपकी, वो उसको ढूंढते हैं। जैसे ये जो आपका EcoR1 है, ये क्या करता है आपका, ये गैट सीक्वेंसेस को ढूंढता है, GAATC सीक्वेंसेस को ढूंढता है 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सीक्वेंस बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, GAAT और C सीक्वेंसेस 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड, कुछ इस तरह से। चाहे आप इस तरफ से जाओ, चाहे आप इस तरफ से जाओ, सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वो सीक्वेंसेस आपकी पैलीड्रोमिक सीक्वेंसेस होती है। जैसे आप देखते नहीं हो, मैडम की बात कर लो, MADAM, तो यहाँ से जाओगे तब भी वैसा सीक्वेंस रहता है और यहाँ से आओगे तब भी वैसा सीक्वेंसेस रहता है। तो ऐसे बर्ड्स देखिए ना, अपने लेवल हो गया, ठीक है। यहाँ से जाते हो सेम सीक्वेंसेस और यहाँ से आते हो तब भी सेम सीक्वेंस आपका रहता है। तो इन सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं पैलीड्रोमिक सीक्वेंसेस। अब इन पैलीड्रोमिक सीक्वेंसेस को ढूंढना और उनको कट लगाने का काम रहता है मॉलिक्यूलर सीजर्स का। अब ये कट जो लगाते हैं ना, वो भी ऐसे नहीं रैंडम कट लगाते हैं, इनका तरीका होता है। जैसे G और A के बीच में कट लगा देंगे और G और A के बीच में कट लगा देंगे, ये तरीका रहता है किसका, EcoR1 का, ठीक है। तो G और A के बीच में ये क्या करते हैं, कट लगाते हैं, G और A के बीच में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। स्टिर टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन प्राइमरली फॉर, स्टिर मतलब जो आप हिलाते रहो जिसको, ठीक है, उसका काम यही है ताकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो लगातार बायोरिएक्टर्स के अंदर पहुंचती रहे, इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बायो प्रोसेसर। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंस्पेक्ट द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस टू फाइंड द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। बिल्कुल, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको हम बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी इनको बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये पूरी सीक्वेंस को ढूंढते हैं और देखते हैं कि इनकी सीक्वेंसेस कहाँ पे लगी है। जहाँ पे इनको अपनी सीक्वेंसेस मिलती है, जहाँ पे इनको अपना साइट मिलती है कट लगाने के लिए, वहाँ पे क्या करते हैं, ये कट लगा देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेप इसका। दे कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, हाँ ये भी सही है, ये फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड होती है उसके अंदर ही कट लगाते हैं। दोनों ऑप्शन जो हैं ये सही है। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, अब जो कटिंग है डीएनए की स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर, वो क्यों पॉसिबल है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन जैसे अभी मैंने समझाया, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। Which pathogen is widely used a vector for the cloning gene into dicot plant because of its availability to tDNA, ट्रांसफर डीएनए। देखो अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसका जो प्लाज्मिड होता है वो आराम से प्लांट्स के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिसका फ़ायदा हम उठा लेते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसका जो आपका प्लाज्मिड रहता है, आपका TI प्लाज्मिड, उसका यूज़ कर देते हैं प्लांट्स के अंदर एज अ वेक्टर का, ठीक है। तो बहुत सारे जो आपके प्लांट्स के अंदर डिज़ायर्ड फॉर्म का अगर आपको जीन भेजना है तो वो आप इसका यूज़ कर सकते हो, TI प्लाज्मिड्स का। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, जो कि एक क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। इन PCR टेक्निक टैग पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम, ठीक है। अभी हमने PCR टेक्निक का डिटेल में जिक्र भी किया था, इसमें टैग पॉलीमरेज आता है। टैग पॉलीमरेज क्या करता है, आपका टैग पॉलीमरेज जो एक्सटेंशन है डीएनए का उसमें इन्वॉल्व होता है। अब टैग पॉलीमरेज कहाँ से लिया जाता है, देखो टैग पॉलीमरेज लिया जाता है आपका बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया आपका आता है थर्मोफिलस। थर्मोफिलस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जिसको एक्सट्रीम आप बोल सकते हो हीट वाले कंडीशन में भी वो ग्रो कर जाता है। अब खुद देख रहे हो ना, हम टेम्परेचर को कहाँ लेके जा रहे हैं, 92 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक, इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर पहुंचा रहे हैं जहाँ पे किसी भी एंजाइम की एक्टिविटीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहाँ पे हमारा एक एंजाइम जो है वो सर्वाइव कर पाता है, वो है आपका टैग पॉलीमरेज। क्यों, क्योंकि ये उस बैक्टीरिया में से लिया गया है जो ऑलरेडी इतने हार्श या फिर इतने एक्सट्रीम कंडीशन पे जी सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और उस बैक्टीरिया का नाम है आपका थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। तो याद रखना ये बैक्टीरिया से लिया गया आपका टैग पॉलीमरेज।
In the cloning vector PBR322, if a foreign gene is ligated at BAMH1 site, the recombination plasmid will lose resistance to। देखो अगर हम पीछे, अगर आपको रिवाइंड कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। जिस पॉइंट पे मैं आपको PBR का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा था 322 का, ठीक है, या मैं आई होप ये थर्ड या पता नहीं फोर्थ स्लाइड था, वहाँ पे देखना, वहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा मिलेगा, सारे मार्कर्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 मार्कर्स आपको मिलेंगे, इस सीक्वेंस पे मिलेगा आपको टेट आर और यहाँ पे मिलेगा आपको AMPR, ठीक है, यानी कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के सिलेक्टेबल मार्कर्स मिलेंगे। यहाँ पे होता है आपका टेट आर में आपका होता है BAMHI इंसर्टेड होता है। अगर यहाँ पे आप किसी और जीनोम को इंसर्ट कर देते हो, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो BAMHI है ये अपना जो एक्सप्रेशन है पूरी तरह से नहीं दे पाएगा। जब ये पूरी तरह से अपना एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से जो टेट्रासाइक्लिन का जो असर है ना, ठीक है, वो इसके ऊपर हो जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होता है। अगर टेट्रासाइक्लिन फेंकोगे तो ये मर जाएगा। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे पूरी तरह से रेजिस्टेंस जो है, टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस वो पूरी तरह से यहाँ पे नहीं आएगा, उसका इफेक्ट वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, मतलब ऐसे बोल सकते हो सिंपल सा। तो द रिकॉम्बिनेशन प्लाज्मा विल लूज द रेजिस्टेंस टू, किसको लूज करेगा? टेट्रासाइक्लिन को। क्यों? क्योंकि BAMHI यहीं पे आपका रहता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज द सीक्वेंसेस टू कट द डीएनए इज नोन एज अ पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। बिल्कुल सही, अभी विषय ने बताया था ये। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। दोनों ठीक है, ठीक है, दोनों जो ऑप्शन है वो ठीक है आपके, ठीक है, हाँ दोनों ठीक है। और मैंने बताया पैलिड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होती हैं। ड्यूरिंग द अनिलिंग स्टेप ऑफ द PCR द प्राइमर यूज्ड आर। अब देखो प्राइमर क्यों यूज किया जाता है अनिलिंग के प्रोसेस में, तो आपको होता प्राइमर क्या होता है, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, छोटा सा स्ट्रेच बनाता है सिंगल स्ट्रैंड का। उसका मेन काम क्या होता है, जैसे आपका ये आ गया सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए और ये प्राइमर आता है यहाँ पे। प्राइमर छोटी सी सीक्वेंस क्रिएट करेगा, ठीक है, कितने से 18 से 20, ठीक है, बेस पेयर सीक्वेंसेस जो है वो बनाएगा। और इसका मेन पर्पस होता है 3' OH को एक्सपोज करना, ताकि पॉलीमरेज जो है वो आराम से आगे DNTPs को इंसर्ट कर सके, ठीक है, ये मेन पर्पस होता है इसका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा आपका सेकंड इज द राइट वन। Plasmid PBR322 has the PST1 site within the gene AMPR. If the site is ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे पीछे हमने देखा उसका BAM वाला। तो used to insert the foreign gene, the recombinant plasmid been introduced in E. coli bill। तो यहाँ पे क्या होगा कि AMPR जो है, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो जीन आपका बनेगा एक्सप्रेस होने के बाद, वो रेजिस्टेंट नहीं होगा एम्पिसिलिन से। तो आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो है not able to confer एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। बोथ के लिए नहीं होगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन तो आपका जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो अलग मार्कर है, वो अलग पोजीशन पे है आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड पैलिड्रोमिक सीक्वेंसेस। इसमें देखो कौन सा स्टैंडर्ड पैलिड्रोमिक सीक्वेंसेस बना रहा है आपका। तो देखो फर्स्ट वाला ही आपका पैलिड्रोमिक है, 5' से GAATT सीक्वेंसेस है। यहाँ से देखो रिपीट हो रहे हैं GGAAAATTC, ठीक है। ये क्यों नहीं है, देखो C है, C है, C है, C है, A है, T है, नहीं होगा, ठीक है। C है, C है, A है, A है और T यहाँ पे A है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये नीचे वाले नहीं है, ऊपर वाला ही आपका पैलिड्रोमिक सीक्वेंसेस में आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। The tag polymerase enzyme obtained from the Thermus aquaticus is highly valuable because, क्यों वैल्यूबल है ये, आपको पता है ये एक्सट्रीम कंडीशन पे भी आपका क्या कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखोगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा क्यों ये इतना वैल्यूबल है और क्यों इतना रेटेड किया जाता है। इट रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो ये डीनेचुरेशन जब हो रही होती है ना, तो टेम्परेचर आपका होता है 92 से 95 के आसपास। तो इतना हार्श टेम्परेचर पे भी ये क्या कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। और ये एक्टिव होता है उस कंडीशन में भी, तो आप समझ सकते हो इसका क्या ऑरा रहता है उस समय पे।
तो ये रहता है आपका टैग पॉलीमरेज। अगर 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 आपको हमारे लेक्चर्स, ये जो चल रही है सीरीज़, ठीक है, नीट की जो रिवीजन हो रही है आपकी एमसीक्यूज़ के द्वारा इनडायरेक्टली, अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं, ज़रा से भी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो हमें सपोर्ट करना मत भूलना। ये आपके फ़ायदे के लिए है। एसटी क्लासेस आ भी जाओ, ठीक है, प्ले स्टोर पे, वहाँ पे एसटी क्लासेस सर्च करो और उसको जो आपको मिल जाएगी ऐप, वहाँ पे उसको डाउनलोड कर लो। वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको नीट सेक्शन मिलेगा। केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, बायोलॉजी हो, सबके चैप्टर जो है वहाँ पे डिफ़ाइन किए गए हैं नोट्स के साथ, ठीक है। आपको वहाँ पे क्विक रिविजन्स के लिए फैक्ट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी कि आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा आपको। इवन वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट फुल फ़ायदा लो उसका, ठीक है, अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, एसटी क्लासेस सर्च करके टेलीग्राम पे। तो ये था आज के लिए लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और अच्छा वाला जो टॉपिक होगा वो लेके आएंगे आपके लिए, जिसकी वेटेज बिल्कुल हाई होगी आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए 2026 के लिए। तो ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए टास्क है, आप इसको ध्यान से पढ़ो और इसको करने की कोशिश करो। और जो राइट आंसर होगा इसका कमेंट सेक्शन में लिख दो। पहले 5 जो राइट आंसर बताएंगे उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी वालों को भी और राइट आंसर का पता चल सके। और बस इतना ही, और अगले लेक्चर में देखते हैं हाई वेटेज वाला कोई भी चैप्टर जो होगा वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।